आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास का पहला चैप्टर एस के पांडे का करने जा रहे हैं। टोटल 12 चैप्टर है, तो एक एक करके जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है विषय प्रवेश। इतिहास 3 शब्द इति ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इतिहास का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण रूप, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इस प्रकार इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। यानी जब भी हम किसी के अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम क्या जानते हैं? उसकी संस्कृति, उस राष्ट्र की संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसकी सभ्यता क्या थी, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से ही की जाती है। ध्यान रखिए, क्योंकि यही दोनों ही पहचान पत्र जो है ना, किसी राष्ट्र की जो है पहचान जो है वो इन्हीं दोनों चीज़ों से होती है, एक संस्कृति और दूसरी सभ्यता। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उनके भौतिक पहलुओं को जो है भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। यानी जो भी उनका क्रियाकलाप, कैसे वो जो है किस भगवान को पूजते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब संस्कृति के अंतर्गत, कैसे उनका रहन सहन कैसे है, ये सब जो है संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है। जबकि सभ्यता जो है इसके अंतर्गत भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अर्थात भरतों की भूमि के नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण में उल्लिखित है। कहाँ पे? तो विष्णु पुराण में उल्लिखित है समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है। क्या व्याख्या है? समुद्र के उत्तर में चले जाइए और हिमालय के दक्षिण तक, हिमालय जो है लास्ट, ठीक है, उसके दक्षिण तक आके जो बीच का जो भी पार्ट है वो भारत है। तथा वहाँ की संतति भारतीय है, यानी कि जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं। इस देश का भारत नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, भरत जो है एक जन, यानी एक जन का नाम है। तो ये जो है ऋग्वैदिक काल में इसका उल्लेख किया गया है, प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। भारत देश जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है। ध्यान रखेंगे, जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। जम्बू द्वीप का क्या था? ये दक्षिणी भाग था। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम से सबसे पहले हखामनी ईरानियों द्वारा दिया गया था। ठीक है, यानी इंडिया नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हखामनी ईरानियों द्वारा दिया गया था। पारसियों के पवित्र ग्रंथ, या ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आज के डेट में इंडिया और भारत को लेकर जो है बहस चल रही है। तो पूछ देगा कि सबसे पहले जो है इंडिया नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो हखामनी ईरानियों के द्वारा। कम से कम ईरानी तो याद रखेंगे, ठीक है। पारसियों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? जिंद अवेस्ता में। और जिंद अवेस्ता क्या है? पारसियों का जो है पवित्र ग्रंथ है। तो एक ही प्रश्न, एक ही लाइन में देखिए कितने सारे प्रश्न के भी उत्तर मिल जाते हैं आपको। यूनानियों के बाद यह शब्द ईरानियों से उधार लेकर सिंधु नदी को इंडोस के नाम से पुकारा। तो यहाँ पे यूनानियों के द्वारा क्या किया गया है? इंडोस, सिंधु नदी को क्या बोला गया है? इंडोस बोला गया। आज भी डेट में हम क्या बोलते हैं? इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर। तो इन लोगों ने, यूनानियों ने क्या बोला? सिंधु नदी को इंडोस। ईरानियों या पारसियों की पुस्तक मेहरेवास्त, ठीक है, मेहरेवास्त और यासना में सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ईरानी स के स्थान पर ह का प्रयोग करते थे। इन्हीं पुस्तकों में बाद में हिंदू के स्थान पर, ठीक है, हिंदू के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस शब्द का विस्तार इंडस के क्षेत्र के आगे के प्रदेश तक था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार नाम क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इंडोस शब्द का प्रयोग पर्शियन साम्राज्य की क्षत्रपी के लिए किया था, लेकिन बाद में यूनान और रोम दोनों के लेखकों द्वारा इस शब्द को समूचे देश के लिए लागू कर दिया गया। ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए जो है तिएनचू अथवा चुआंतू
ठीक है, चुआंतु शब्द का जो है प्रयोग किया था, यानी कि चीनियों के द्वारा कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था, तिएनचु या फिर चुआंतु। लेकिन वेनसांग के बाद वहाँ पर इंतु शब्द का चलन हो गया, यानी कि मार्केट में लॉन्च कौन सा हुआ, ये येंतु। ठीक है, तो येंतु याद रखेंगे। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होड्डू, लैटिन में इंडस और चीनी में तिएनचु, ये सभी शब्द सिंधु शब्द के बिगड़े हुए रूप है। यानी कि सिंधु को ही फारसी लोग क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे, यूनानी इंडोस बोलते थे, हिब्रू जो है होड्डस बोलते थे, लैटिन जो है इसको इंडस बोलते थे, और चीनी जो है इसको तिएनचु कहते थे। किसको, सिंधु शब्द को। इस प्रकार भारत के वंशज भारतीय अथवा हिंदुओं के नाम से जो है जाने जाने लगे। ठीक है, जाने जाने लगे। इत्सिंग कहता है हिंदू नाम का प्रयोग केवल उत्तरी जनजातियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, उत्तरी जनजातियों के द्वारा जो है उत्तरी जनजातियों द्वारा किया गया था, और स्वयं भारत के लोग इसे नहीं जानते कि उनको जो है हिंदू बोला जाता था। ये स्वयं भारत के लोग ही नहीं जानते। एक प्रदेश के रूप में भारत का एक सुनिश्चित उल्लेख 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो पाणिनि की पुस्तक है, ठीक है, पाणिनि की पुस्तक जो आपका अष्टाध्यायी है उसमें मिलता है। तब भारत नाम का जनपद कंपोज से, कहाँ से, कंबोज से मगध तक विनिर्दिष्ट 22 जनपदों में से एक था। कौन सा, तो भारत नाम का एक जनपद था। ठीक है, और ये भारत नाम का जनपद जो है कंबोज से मगध तक, ध्यान रखेंगे, कंबोज से मगध तक जो 22 जनपदों में से एक माना गया है। बाद में बौद्ध साहित्य में प्राचीन सप्त सिंधु के अनुरूप 7 भारत प्रदेशों का उल्लेख है। इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्माष्ट्र जैसे, ठीक है, ब्रह्मराष्ट्र जैसे शब्दों का जो है प्रयोग किया। पतंजलि के समय में 150 ईसा पूर्व आर्यावर्त शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। पुराणों में भारतवर्ष शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई, वह देश, ध्यान रखेंगे पुराणों में इसकी परिभाषा कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह देश जो समुद्र अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में और बर्फीले पर्वतों यानी हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहाँ पर 7 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अर्थात महेंद्र, ध्यान रखेंगे पर महेंद्र, मलय, शही, सुक्ति मतऋषि, गोंडवाना के पहाड़ जो इसको बोलते हैं, ठीक है, विंध्य और परियात्र यानी अरावली तक पश्चिमी विंध्य पर्वत श्रेणियाँ, जहाँ भारत के जो है वंशज रहते हैं, और जिसके पूर्व में किरात, ध्यान रखेंगे पूर्व में किरात तथा पश्चिम में यवन यानी कि आयोनियन अथवा यूनानी रहते हैं, और इसके अपने लोग ब्राह्मण, ठीक है, इसके अपने लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात हिंदू हैं। तो ये हिंदू को किस 4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे देखते हैं, परंतु भारतवर्ष नाम इंडिया शब्द की तरह केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है जो ऋग्वेद में भारतों के देश का संकेत देता है। हिंदुओं की नित्य प्रति की साधारण प्रार्थना में एक हिंदू से यह अपेक्षा की जाती है, किससे, एक हिंदू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी मातृभूमि की छवि का स्मरण उन 7 पवित्र नदियों, कौन से 7 पवित्र नदी, तो गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी के देश के रूप में करे, जिसके अंतर्गत उसका सारा का सारा क्षेत्र जो है शामिल है। एक अन्य प्रार्थना में इस भूमि का स्मरण 7 पुरियों यानी कि पवित्र नगरों, और पवित्र नगर 7 कौन से हैं, अयोध्या, मथुरा, माया जो आधुनिक जो है हरिद्वार को बोला जाता था, पहले क्या बोलता था उसको, माया, आज के डेट में क्या बोला जाता है, हरिद्वार, काशी, कांची जिसको कांजीवरम, अवंतिका जिसको उज्जैन आज के डेट में बोलते हैं, द्वारावती जिसको द्वारका आज बोलते हैं, के देश के रूप में जाना जाता है। यानी कि 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, 7 जो है पवित्र नगरों का उल्लेख किया गया है। ये नगर भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंकराचार्य ने देश की एकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के 4 छोरों पर 4 मठ स्थापित किए थे। तो बोल देगा कि 4 मठ कौन कौन से हैं, जो उत्तर में भी है, पश्चिम में भी है, ठीक है, पूर्व में भी है, और इस प्रकार जो है आपका दक्षिण में भी होगा, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ है। तो उत्तर में हिमालय में जो है बद्री केदार के निकट एक है जिसका नाम है ज्योतिर्मठ। पश्चिम में जो है द्वारिका में, ठीक है, द्वारिका जगह है और वहाँ पे शारदा मठ आपको देखने को मिलेगा। पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ, और दक्षिण में बात आएगा तो मैसूर में
श्रृंगेरी मठ, ठीक है। दक्षिण में कौन सा है, श्रृंगेरी मठ है। पूर्व में कौन सा है, तो पूर्व में जो है आपका गोवर्धन मठ हो जाएगा। पश्चिम में आपका शारदा मठ और उत्तर में आपका जो है ज्योतिर्मठ। तो ये चारों मठ को जो है ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इस प्रकार हिंदू संस्कृति में संप्रदाय अथवा पंथ राष्ट्रीयता के सहायक हैं, विरोधी नहीं। ये स्टेटमेंट एकदम रट जाइए, कहीं भी जो है आपका यूपीएससी या बीपीएससी में आ सकता है कि जो है हिंदू संस्कृति में संप्रदाय अथवा पंथ क्या है, तो ये राष्ट्रीयता के सहायक हैं, विरोधी नहीं। जो ये पंथ बात आता है, ठीक है, या संप्रदाय बात आता है, तो संप्रदाय या पंथ क्या है, ये राष्ट्रीयता के सहायक हैं, विरोधी नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। भागवत पुराण और मनु स्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो है जो बोला जाता है कि मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्णय तत्व एक दूसरे के क्या है, पूरक है, विरोधी नहीं है। ये स्टेटमेंट वैसे ही है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पष्ट है कि हिंदू संस्कृति में संप्रदाय अथवा पंथ राष्ट्रीयता के सहायक हैं, विरोधी नहीं है। भागवत पुराण और मनु स्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत अंश पाए जाते हैं, जिसमें भारतवर्ष को देवताओं द्वारा निर्मित भूमि बताया गया है और कहा गया है कि देवता भी पृथ्वी के इस स्वर्ग में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। कहाँ पे, यानी भारत में जन्म लेने की जो है इच्छा रखते हैं, कौन, देवता भी। इतिहास का अध्ययन लोगों, समाजों और राष्ट्रों को समझने में सहायता करता है और अंततः संपूर्ण मानवता को पहचान और अपनत्व का भाव मिलता है। इतिहास का अध्ययन लोगों को उनकी संस्कृति, धर्म और समाज व्यवस्था को जानने, समझने तथा उनका आदर करने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन हमें अपने अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है जिनके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों और घोर आपदाओं को झेलना पड़ा। इतिहास हमें यह भी बताता है कि उन बुराइयों को कैसे नज़रअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी थीं, और उन बातों का कैसे अनुसरण करें जिनसे समरसता, शांति और समृद्धि को जो है बढ़ावा मिलता है। यानी कि इतिहास ही हमें सिखाता है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन सी अच्छाइयां हैं जिनको पकड़ के लेकर हमें, जिनके हाथों को पकड़ के हमें और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें इतिहास से ही हमें सीखने को मिलता है। इतिहास लोगों को उसकी पहचान देता है। अतीत के अध्ययन का यह अर्थ नहीं कि अध्ययनकर्ता अतीत में जीता है, बल्कि वह अतीत के साथ जीना सीख लेता है। इतिहास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम स्वीकार कर सकें या जिसका हम परित्याग कर सकें। इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा क्या रही है, अब हम इसको देखते हैं। अभी तक हमने इतिहास के शाब्दिक अर्थ को जाना, साथ ही हमने देखा कि ये जो है इतिहास में इंडस, होड्डस, ठीक है, या फिर आपका जो है हिंदू, ठीक है, भारतीय, ये शब्द कैसे पढ़े, येन्तु, ये शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं, इन शब्दों को जाना। उसके बाद से हमने देखा कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। साथ ही हम ये भी देखें कि भारत की व्याख्या अनेक ग्रंथों में कैसे की गई है, कहीं साथ जो है नगरों से किया गया है, तो कहीं साथ जो है नदियों से, पवित्र नदियों से इसकी तुलना की गई है। तो इस प्रकार हमने इस चीज़ को देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा क्या रही है। बहुत से विदेशी विद्वानों का मत है कि भारतीयों में इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी और इतिहास के नाम पर जो कुछ भी लिखा है वह बिना अर्थ वाली कहानी से अधिक कुछ नहीं। उनका यह निर्णय सतही जान पड़ता है। ये कौन कहता है? ये विदेशी विद्वान कहते हैं कि भारतीयों के इतिहास लेखन की जो शैली है, वो जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो क्या है, वो जो है सतही ज्ञान है, ठीक है। वो रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि जो है ढंग से चीज़ों को समझ के नहीं लिखे हैं, बस जो मन किया वो लिख दिए। प्राचीन भारत में इतिहास के ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया जाता है। उसे वेद के समान पवित्र माना जाता है। अथर्ववेद, ब्राह्मणों और उपनिषदों में इतिहास पुराण को ज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को यह सलाह दी कि उसे प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। ध्यान रखिए यहाँ पे कि कौटिल्य ने क्या कहा है अपने अर्थशास्त्र में, कि राजा को उन्होंने ये सलाह दिया है। कौटिल्य मतलब अपने पुस्तक के जो है पुस्तक के द्वारा उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है, राजा को ये सलाह देने की कोशिश की है कि राजा को जो है प्रतिदिन कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। पुराणों के अनुसार इतिहास के विषय हैं
सर्ग यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रतिसर्ग यानी कि सृष्टि का प्रत्यावर्तन और प्रतिविकास कैसे हुआ, मनवंतर यानी कि समय की आवृत्ति कैसे क्या है कैसे है, वंश यानी राजाओं और ऋषियों की वंशावली, और वंशानुचरित यानी कि कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ, ये सब जो है ये इतिहास के विषय हैं। ठीक है, जैसे आज के डेट में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है ना, वैसे ही उस समय के इतिहास के ये सब जो है चैप्टर्स थे यानी सब्जेक्ट्स थे, विषय थे, ये समझ लीजिए आप। और ये कौन किसके द्वारा, ये पुराणों के अनुसार। भारत का पौराणिक साहित्य जो है बड़ा विशाल है, 18 मुख्य पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं और अनेक अन्य ग्रंथ हैं। सभी पुराणों में राजवंशों का वर्णन, अर्जुन के पौत्र का नाम क्या था जो है उत्तरा से उत्तर जो है अभिमन्यु की जो है वाइफ की नाम क्या था उत्तरा, और उत्तरा से जो है पौत्र पैदा हुआ था यानी पुत्र पैदा हुआ था परीक्षित, तो अर्जुन का ये पौत्र कहलाएगा। ठीक है, अर्जुन के पौत्र का नाम परीक्षित था और इसके शासनकाल को जो है आधारभूत संदर्भ बिंदु मानते हुए किया गया है। उससे पहले के सभी राजवंशों और राजाओं का उल्लेख भूतकाल में किया गया है और उत्तरवर्ती राजाओं और राजवंशों का उपयोग जो है भविष्य काल में किया गया है। संभवतः इसका कारण यह है कि परीक्षित के राज्यारोहण को कलयुग का जो है प्रारंभ माना जाता है। बहुत से विद्वानों का विचार है कि यह इस तथ्य की ओर संकेत देता है कि शायद पुराणों में लिखे जाने का काल परीक्षित के शासनकाल में पूरा हुआ था, इसीलिए उसके काल को वर्तमान काल मान दिया गया और जो भविष्य का जो है उसको भविष्य काल मान दिया गया और जो पास्ट का था उसको भूतकाल में डाल दिया गया। पुराणों के संदर्भ में यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत में इतिहास को अतीत के प्रकाश में वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने का साधन समझा जाता था। यानी कि अगर क्या कहा जाता था कि अतीत के प्रकाश में ही, अतीत से ही जो है क्या जो है आपका अंकुरित होगा। आज भी हम कहते हैं कि अतीत से ही जो है क्या होता है, कोई भी चीज़ अंकुरित होता है, यानी बीज हम पहले डालते हैं तब जाके वो भविष्य में जो है उसका फल मिलता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इतिहास को अतीत के प्रकाश में वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने की जो है करने का साधन समझा जाता था। इतिहास का प्रयोजन यह समझना और बताना था कि व्यक्तियों का परिवार के प्रति, परिवारों का अपने वंश के प्रति, वंशों का अपने गांव के प्रति, गांवों का जनपद व राष्ट्र के प्रति और अंततः समूची मानवता के प्रति क्या कर्तव्य है और उसमें त्याग और बलिदान की भावना कैसे उत्पन्न की जाए। इतिहास को राजाओं, राजवंशों के नामों और उनकी उपलब्धियों आदि का विशाल संग्रह नहीं समझा जाता था। ठीक है, आज की डेट में जैसे क्या एग्जाम्स निकालने के लिए राजाओं का नाम, राजवंशों का नाम और उनकी उपलब्धियों को याद करते करते दिमाग खराब हो गया है कि नहीं। मॉडर्न ख़त्म हुआ, मॉडर्न पहले कंप्लीट कराया गया यहीं पे आपके इसी चैनल पे, अब प्राचीन, उसका से मध्यकालीन, और इसमें पूरा का पूरा क्या किया जा रहा है, राजाओं को, राजवंशों को और उनकी उपलब्धियों को याद किया जा रहा है। ठीक है, जबकि एक्चुअल स्टडी क्या है, एक्चुअल स्टडी ये है कि आप जो है आपका कर्तव्य क्या है। ठीक है, आपका कर्तव्य जो है अपने परिवार के प्रति क्या है, परिवार का वंश के प्रति क्या है, वंश का जो है गांव के प्रति क्या है, गांव का जनपद के प्रति क्या है, और एट लास्ट क्या है, एट लास्ट जो है मानवता के प्रति आपका, समूची मानवता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। ये जानना और समझना ही जो है मुख्य ज्ञान यही है, यानी कि जो वास्तविक ज्ञान है वो यही है कि आप अपने वास्तविक कर्तव्य को समझ जाएं, न कि जो है विकिपीडिया का एक स्रोत बन जाए। खैर, इसे सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का सशक्त साधन माना जाता था। किसको? इतिहास को। शायद इसीलिए वर्षा ऋतु और त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर प्रत्येक गांव और नगर में पुराणों का वाचन और श्रवण वार्षिक समारोहों का एक आवश्यक अंग था। हो सकता है कि पुराण आधुनिक इतिहास लेखन की कसौटी पर खड़े न उतरे अथवा जिन्होंने इसे लिखा है उन्हें इतिहास कार्य के शिल्प विज्ञान का ज्ञान न हो, किंतु उन्हें अपने कार्य के प्रयोजन और स्वयं इतिहास के प्रयोजन की पूरी जानकारी थी। F.E. फॉर्जिटर और H.C. रायचौधरी जैसे इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर इतिहास लिखने की जो है कोशिश की है। यूनानी इतिहासकार नाम है मेगस्थनीज ने 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की, जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे। यानी 6053 वर्षों में कितने राजाओं की जो है सूची तैयार किया था? ये 153। मेगस्थनीज बोलता है कि 153 राजा जो है राजा महाराजे हुए थे 6053 वर्षों में।
कलहण की राजतरंगिणी को पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। यानी कि कलहण की जो पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी, और इसको क्या माना जाता है, पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक। यानी जो है पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी। उसके लेखक कौन है, कलहण। इसमें 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास जो है वर्णित है। कहाँ तक, 12वीं शताब्दी तक। ध्यान रखेंगे, कलहण के विवरण से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त तथा विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने की कुछ आधुनिक विधियों से भी परिचित थे। वह लिखता है, वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। वह हमें बताता है कि इतिहासकार का धर्म मात्र ज्ञात घटनाओं में नई घटनाओं को जोड़ना नहीं होता, अपितु सच्चा इतिहासकार प्राचीन अभिलेखों और सिक्कों का अध्ययन करके विलुप्त शासकों तथा उनकी विजयों का जो है पुनर्खोज करता है। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास जो है कुछ किताबें दे दिया गया, ठीक है, कि कुछ किताबें दे दिया गया और जो है आप उसको जो है अपने जो है जो कुछ भी आपके पास है उसी के आधार पे आप एक इतिहास लिख दे, नहीं। बल्कि अगर बीच में कहीं गायब हो गया, कुछ सिक्के मिल रहे हैं लेकिन राजा के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप जो है क्या करना चाहिए, अभिलेख और सिक्कों का अध्ययन करके भी एक छोटे से छोटे राजाओं का भी जो है पुनर्खोज करना चाहिए और फिर जो है इतिहास लिखना चाहिए। कलहण का यह कथन भारतीय युग में इतिहास बुद्धि का सबल प्रमाण प्रस्तुत करता है। यानी कि जो हमारे विदेशी विद्वानों का कहना था कि ये जो है सतही जान पड़ता है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये चीज़, ये जो है पंक्ति, ये वक्तव्य जो है अनभिज्ञता में कह दी है। ठीक है, अगर वो भारतीय इतिहासकारों से भिज्ञ होते, यानी कि जानते भारतीय इतिहासकारों को, तो ऐसी पंक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेनसांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का वर्णन लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। अब बात करते हैं प्रारंभिक विदेशी की बात करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में सबसे पहला प्रयास जो है यूनानी लेखकों द्वारा किया गया। किसके द्वारा, यूनानी लेखकों के द्वारा। किसका इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में। ठीक है, इसमें सबसे उल्लेखनीय जो है हेरोडोटस हो जाएंगे, निरियाकस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलमी है। लेकिन मेगस्थनीज को छोड़कर इन सभी ने भारतीय इतिहास में सही अर्थों में केवल सीमांतिक रूप से जो है स्पर्श किया है, यानी कि जो है इतिहास में गहन तक नहीं पहुँचे हैं। सिर्फ गहन तक पहुँच गया है कौन, मेगस्थनीज पहुँचेगा। बाकी सबका सरोकार अधिकांशतः भारत के उत्तर पश्चिम भागों और प्रधानतः उन क्षेत्रों से ही रहा जो फारस और यूनान के छत्रकों के राज्यों के भाग थे। ठीक है, अथवा जहाँ सिकंदर का अभियान हुआ था। तो बाकी जो भी है, चाहे वो हेरोडोटस, निरियाकस, ठीक है, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी, इन सबों ने क्या किया है, जहाँ जहाँ सिकंदर का अभियान हुआ था वहीं तक ये है। ठीक है, जबकि मेगस्थनीज क्या है, मेगस्थनीज जो है भारत के आंतरिक इतिहास के बारे में भी जो है लिखने का कोशिश करेगा। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक आज हमें उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंडिका जो है हमें अभी उपलब्ध नहीं है, अपितु इसके अंश जो है, कुछ अंश डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन के लेखों में शामिल उनके उद्धरणों में जो है मिलता है। इतिहास लेखन का जो है दूसरा महत्वपूर्ण चरण अल्बर्नी से शुरू होता है। यानी कि पहला अच्छा खासा लिखा कौन है, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के बाद अगर हम विदेशी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे विदेशियों की बात हो रही है, और इसलिए दूसरा जो है हमें महत्वपूर्ण जो है वर्णन मिलता है, अल्बर्नी से शुरू होता है, जिसका जन्म जो है 973 ईस्वी में मध्य एशिया में खीवा में हुआ था और जिसकी मृत्यु 1048 ईस्वी में गजनी में हुई थी। अल्बर्नी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा का इसने अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उसके अध्ययन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत दर्शन, धर्म, संस्कृत और समाज से लेकर विज्ञान, साहित्य, कला और चिकित्सा तक है। उसकी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद को काफ़ी हद तक वस्तुपरक माना जाता है। ठीक है, चाहे वो दोनों में से कुछ भी कह लो, कोई किताब-उल-हिंद कहता है, कोई तहकीक-ए-हिंद कहता है, तो इसमें सब कुछ है। चाहे वो इस पुस्तक में आपका जो है बहुत सारे जो है काफ़ी क्षेत्र को जो है इसने
कवर किया था, चाहे वो दर्शन का हो, धर्म का हो, संस्कृत का हो, समाज से लेकर विज्ञान, साहित्य, कला, चिकित्सा, ये सब था इसमें। परंतु कभी कभी वह भी अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए कहता है कि हिंदू यह सोचते हैं कि उनके देश जैसा कोई अन्य देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है और उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है। यानी व्यंग्य ये भी किया है, ठीक है, व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग उसने धर्म जैसा, यानी कि हिंदुओं के धर्म जैसे जो भी है, भारतीयों के धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है। अब ईसाई धर्म प्रचारक और ज्ञानोदय, इसका हम देखते हैं कि ईसाइयों का क्या मत रहता है, ये देखते हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की, परंतु इनमें से अधिक रचनाओं को जो है निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। यानी कि इन्होंने पक्षपात किया है, लिखते समय इन्होंने क्या किया है, पक्षपात किया है। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और लिखने में उनकी अधिक रुचि उसके दोष दर्शाने और अपने धर्म प्रचार संबंधी क्रियाकलापों के लिए भूमिका तैयार करने में थी। किसकी? ईसाई धर्म के लोगों का, ईसाई धर्म के इतिहासकारों का। इसीलिए इसके द्वारा लिखे लेख को जो है वो तथ्यात्मक, यानी कि ज़्यादा जो है प्रमाणिक नहीं मानेंगे, क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं रहा है। ज्ञानोदय के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। जॉन हॉलवेल, ठीक है, हॉलवेल वही जो आपका क्या कहते हैं उसको, ब्लैक होल ट्रेजेडी को किसने डिफाइन किया था? हॉलवेल था, ठीक है। बोला था कि हम ही एक बचे हैं, 146 लोग में से जो 23 लोग बचे थे उसमें से एक मैं भी हूँ, तो यही हैं हॉलवेल हो गए, हॉलहेड हो गए और अलेक्जेंडर डल हो गए, ने भी सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे ये सभी, और भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा और प्राचीन संसार में भारतीय श्रेष्ठता जो है सिद्ध की। उन्होंने पौराणिक सूत्रों के आधार पर मानव जाति के अति प्राचीन होने का जो है वर्णन किया। क्या, किस चीज़ पे? पौराणिक सूत्रों के आधार पर इन्होंने बोला कि जो है मानव जाति के जो है अति प्राचीन होने का इन लोगों ने जो है वर्णन किया है। हॉलवेल ने लिखा है, हिंदू ग्रंथों में ईसाई ग्रंथों में उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन जो है किया गया है। यानी इन चारों ने जो लिखा है यहाँ पे, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने, बाकी तो और भी इतिहासकारों ने जो है इसका जो है एक तरह से जो है निष्पक्षता नहीं बरती है, लेकिन ये लोग जो है, यानी कि जो है आपके हॉलवेल हो गए, हॉलहेड हो गए, अलेक्जेंडर डल हो गए, इन लोगों ने बोला है कि ईसाई ग्रंथों में जो उद्घाटित सत्य है उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिंदू ग्रंथों में किया गया है। और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित बाढ़ आने के समय को उससे कहीं पहले का जो है माना है। यानी ओल्ड टेस्टामेंट में जो है वर्णित किया गया है, ठीक है, उनकी किताब है ये जो है ईसाइयों का, और उसमें वर्णित किया गया है बाढ़ के आने का समय, और उससे कहीं पहले का जो है मानता है हॉलवेल जो है ये हिंदू ग्रंथों को। हॉलवेल ने यह भी लिखा है कि मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों की मिथक विद्या और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो मीमांसा है, ये जो भी चाहे मिस्रवासी हो गए, यूनानी हो गए, रोमन हो गए, ठीक है, इन लोगों की जो है मिथ्यावादी जो विद्या है, ये एक तरह से जो भी है ये उधार ली गई है, यानी कि थोड़ा सा चुराया गया है। कहाँ से? सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से जो है ये उधार ली गई है। हॉलहेड ने भी भारतीय इतिहास, धर्म, पौराणिक कथाओं आदि के विभिन्न पहलुओं की आलोचनात्मक ढंग से जांच की थी। उसने 4 युगों में विभाजित मानव इतिहास के विशाल अवधियों के बारे में चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्षों में समेटा नहीं जा सकता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के यूरोप में रचित साहित्य के विशाल परिमाण के आधार पर बहुत से विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने कभी भारत देखा भी नहीं था, भारत के बारे में लिख डाला। महान बुद्धिजीवी और राजनीति विशारद पोल्टेयर ने जो है भारत को धर्म के सबसे प्राचीन और विशुद्ध रूप की जो है वास भूमि और विश्व की सभ्यता की शैशव स्थली माना था। उसने भारतीयों का वर्णन करते हुए कहा था कि अपने अंकों, बैकगैमन यानी पासे का खेल, शतरंज के खेल, रेखा गणित में अपने प्रथम सिद्धांतों, अपनी कथा कहानियों के लिए जो हमारी अपनी बन चुकी हैं, हम भारतीय लोगों के जो है ऋणी हैं।
उसने आगे लिखा है, यानी कि ये सब चीज़, चाहे शतरंज का खेल हो, रेखा गणित के अनेक सिद्धांत हो, ठीक है, पासे का खेल हो, ये सब का सब जो है भारतीयों की देन थी, यानी भारतीयों से ये लोग सीखे थे। और ये अपने देश में जो है ये इन यानी शतरंज का खेल, पासे का खेल, ये सब खेला करते थे। तो एक तरह से ये लोग क्या हुए, ऋणी हुए। उसने आगे लिखा है कि संक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज़, खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, अध्यात्म विद्या, तत्व मीमांसा आदि गंगा के तट से आई है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है पॉल टेयर ने, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक और यात्री पियर दी सोन्नेरेत का विश्वास था कि सारा ज्ञान, ठीक है, ये फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक है और इनका भी मानना है कि सारा ज्ञान कहाँ से आया है? भारत से आया है, जिसे वह सभ्यताओं की जन्मभूमि मानता था, ठीक है। यानी कि फ्रांसीसी जो है प्रकृति वैज्ञानिक यात्री पियर दी सोन्नेरेत, ठीक है, नाम क्या है यात्री का, यानी कि जो भी है वैज्ञानिक, ये है पियर दी सोन्नेरेत। इनका विश्वास है कि जो भी सभ्यताओं का, ठीक है, ये सभ्यताओं की जन्मभूमि मानते हैं, जितनी भी सभ्यताओं हैं उनकी जन्मभूमि क्या है? भारत है। चाहे विश्व में कहीं भी किसी सभ्यता का उत्थान हुआ है तो उसकी जन्मभूमि कौन सी है? भारत है, ऐसा ये मानते हैं। 1807 ईस्वी में जो है प्रसिद्ध दार्शनिक शेलिंग ने लिखा है, वास्तव में यूरोप एक ठूंठ है, यानी अनुपजाऊ तने के अलावा और क्या है, ठीक है, जो अपनी हर चीज़ के लिए प्राच्य पैबंदों का ऋणी है। यानी कि एक तरह से देखें, यानी प्रख्यात दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता का जो है महानता को स्वीकार किया है। यानी इमैनुअल कांट ने भी माना है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या थी? एक महान थी, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि उनके धर्म में एक महान विशुद्धता थी, उसमें हमें देवत्व की विशुद्ध संकल्पना के चिन्ह मिल सकते हैं जो हमें कहीं अन्य, ठीक है, यानी कि कहीं अन्य जो है आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते, जो हमारे जो यानी कि हिंदू धर्म में जो है ये क्या है, आसानी से जो उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, वो कहीं अन्य जो है आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता, ये कहते हैं। ये किसका कथन है? ये कहते हैं आपके इमैनुअल कांट। आगे देखते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, ठीक है। अब इसको देखते हैं। भारत में विलियम जोन्स का नाम आपने सुना भी होगा। भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास को अपने तरीके से लिखने का जो है प्रयास किया। यानी विलियम जोन्स ने क्या किया? 1784 ईस्वी में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और स्थापना के बाद भारतीय इतिहास को अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया। उन्होंने इतिहास लेखन का उपयोग अपनी उपनिवेशी स्वार्थ साधन के हित में किया। इनमें शामिल हैं विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, J.S. मिल, F.W. हिगल आदि। ये सब क्या किए? ये सब अपने उपनिवेशी स्वार्थ साधन के हित में ये लोग जो है इतिहास लिखेंगे। 20वीं शताब्दी के इस विचारधारा के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है, V.A. स्मिथ, इसी को बोलते हैं V.A. स्मिथ, जिनका 1843 से लेकर 1920 का शासनकाल रहेगा, जिसने प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया, जो 1904 में जो है प्रकाशित हुआ था। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद, यानी सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ये वेदों का अनुवाद किस नाम से किया? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। ये किसने लिखा है? मैक्स मूलर ने, के रूप में किया, परंतु वह ईसाई धर्म का पक्का संरक्षक था और उसे भारत में भी जो है प्रसारित करना चाहता था। जेम्स मिल ने 1806 से लेकर 1818 के बीच की अवधि में 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा, जबकि वह न कभी भारत आया था, न ही उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान था। और जेम्स मिल ने जो है 6 खंडों में भारत का इतिहास लिख डाला, ठीक है। इसमें उसने भारतीय इतिहास को बिना किसी तर्क और औचित्य के 3 भागों में विभाजित किया। कोई तर्क नहीं दिया कि क्यों विभाजित कर रहा है, भौगोलिक तर्क जो है, आपका आर्थिक तर्क जो भी है, ठीक है, पॉलिटिकल तर्क, कुछ नहीं दिया, बस 3 भागों में बांट दिया। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा आधुनिक काल। उसने हिंदू काल की एक घटिया छवि प्रस्तुत की। जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल और उसके शिष्य मैकाले ने भारत में साम्राज्यवादी नीति और भारतीय शिक्षा के भविष्य को जो है रूप देने में प्राचीन भारत के इस विकृत इतिहास की सहायता से बड़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई।
यानी जरा सोचिए कि उत्पत्ति कैसे हुई है मैकाले की। मैकाले है कौन? तो मैकाले उसका शिष्य है उस स्टुअर्ट मिल का, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल का, जिसके बाप का नाम क्या था? जेम्स मिल, ठीक है। और ये वो जेम्स मिल है जिसने भारत के इतिहास को, ठीक है, जिसने भारत के इतिहास को जो है, भारत के ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांट दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। और इसमें उसने हिंदू काल की जो है एक घटिया छवि प्रस्तुत की है। तो इसका पुत्र घटिया छवि इसके दिमाग में भी रहेगा हिंदू जो है हिंदू काल को लेके, और इसका शिष्य मैकाले सेम चीज़। और इस विकृत इतिहास की सहायता से बड़ी भूमिका जो है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा दिया गया भारत की शिक्षा व्यवस्था में, जो है इसने मैकाले ने लागू कर दिया, ये मिल के द्वारा लिखे इस विकृत इतिहास की सहायता से। किसके द्वारा लागू किया गया? मैकाले के द्वारा आधुनिक शिक्षा। यानी कि पूरा का पूरा फॉर्मेट ही गलत तैयार किया गया, कहने का मतलब। जेम्स मिल के पदचिन्हों पर चलते हुए भारत में ब्रिटेन सरकार की सेवा में नियुक्त B.A. स्मिथ नामक एक ICS अधिकारी ने 1904 ईस्वी में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास नामक पाठ्यपुस्तक तैयार की। सिविल सेवा के वफादार सदस्य के रूप में उसने भारत में विदेशियों की भूमिका पर बल दिया। उसकी पुस्तक में लगभग 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण के बारे में लिखा गया था। स्मिथ का जातीय अहंकार तब स्पष्ट हो जाता है, यानी कि ये जातीय अहंकार, यानी कि ये अपना ईगो दिखा रहा है, ये तब स्पष्ट हो जाता है जब वो लिखता है हिमालय से लेकर समुद्र तक सिकंदर के विजय अभियानों से एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं की अंतर्निहित दुर्बलताएं उजागर हो गईं, जब उसका सामना यूरोपीय कौशल और अनुशासन से हुआ। देखिए इसके लैंग्वेज को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है अपना जो है कितना पक्षपात किया गया है इसके भाषा में। साम्राज्यवादी इतिहासकारों के समूचे दृष्टिकोण को इतिहासकार R.S. शर्मा ने बहुत बढ़िया ढंग से सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की जो व्याख्या की है उसका उद्देश्य था भारत के चरित्र और उसके उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को जो है न्यायोचित ठहराना। लेकिन इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित सामान्य निष्कर्ष या तो मिथ्या है अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण है। वे ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने के लिए अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। ऐसी सभी निष्कर्षों का वास्तविक मंतव्य यह दिखाना था कि भारतीय अपना शासन स्वयं करने में असमर्थ हैं। राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण आप देखेंगे कि जब आपका साइमन कमीशन आएगा तो वो ये भी कहेगा कि हम धीरे धीरे शासन देंगे, क्योंकि इकट्ठे जो है आपके हाथ में अगर शासन दे देंगे तो आप इसको संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि आप जो है भारतीय जो है शासन करना यानी कि कैसे जो है अनुशासन में रहा जाता है, कैसे शासन संचालित किया जाता है, ये नहीं जानते। इसलिए इनके हाथ में जो है बागडोर देना सही नहीं होगा। तो ये कुल मिला के ये सब इतिहासकार भी यही शो कर रहे हैं कि भारतीय अपना शासन स्वयं करने में क्या है, असमर्थ हैं। 19वीं शताब्दी की सुशिक्षित भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग प्राचीन भारतीय इतिहास के इन मिथ्या विकृतियों को देखकर घबरा गई। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राजेंद्र लाल मित्र, R.G. भंडारकर और B.K. रजवाड़े जैसे कुछ विद्वानों ने भारतीय प्राचीन इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया, लेकिन इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चुनौती 20वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों में मिली। ठीक है, इन लोगों ने इतिहास लिखना स्टार्ट कर दिया, समझना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस समय मार्केट में साम्राज्यवादी संस्करण है, ठीक है, यानी कि जो साम्राज्यवादी पब्लिकेशन लॉन्च हुआ है और लोग उसको पढ़ रहे हैं। अब उनको टक्कर देने की तत्काल में हिम्मत ना थी, ना ही जो है मतलब कि कुल मिला के ना ही साधन थे। लेकिन अब के डेट में जो है, लेकिन वास्तविक चुनौती इन लोगों ने 20वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों में जो है इनको मिली। इस काल में सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार D.R. भंडारकर, H.C. रायचौधरी, R.C. मजुमदार, P.V. काणे, A.S. अल्तेकर, K.P. जायसवाल, K.L. नीलकंठ शास्त्री, T.V. महालिंगम, H.C. राय, ठीक है, और R.K. मुखर्जी, D.R. भंडारकर, जो 1875 से लेकर 1950 तक इनका काल रहेगा, ने पुरालेखों और सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास का जो है पुनर्निर्माण किया। अशोक और प्राचीन राज्य व्यवस्था के बारे में उनकी पुस्तकों से उन अनेक भ्रांतियों का निवारण करने में सहायता मिली जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा उत्पन्न की गई थी। राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के क्षेत्रों में साम्राज्यवादी विचारधारा को
सबसे बड़ी चोट केपी जायसवाल जो 1881 से लेकर 1937 द्वारा पहुंचाई गई। 1924 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी, ध्यान रखेंगे, हिंदू पॉलिटी में जायसवाल ने इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से धराशायी कर दिया। तो हिंदू पॉलिटी किसके द्वारा लिखी गई है? जायसवाल के द्वारा। और इसमें इन्होंने क्या किया है, केपी जायसवाल ने क्या किया है कि इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से धराशायी कर दिया कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे और उनका कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। यानी कि इस चीज़ को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जो इतिहासकार ऑलरेडी जो अंग्रेज इतिहासकार ये मानते थे, कहते थे, उनके पुस्तकों से ये सिद्ध होता था कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचारक कोई ऐसा था ही नहीं। तो इस भ्रांति को जायसवाल जी ने जो क्या किया, कट किया। साथ में जो ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा ये भी भ्रांति थी कि उनका कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी, ये भी जो है जायसवाल जी ने इसको, इस पंक्ति को भी जो है, इसको भी जो है उन्होंने अपने पुस्तक हिंदू पॉलिटी के माध्यम से इसको भी कट किया। एच.सी. राय चौधरी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियाज में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और पी.ए. स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के बादलों को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया। भारतीय इतिहासकारों में आर.सी. मजूमदार को सबसे वरिष्ठ समझा जाता है। किसको? आर.सी. मजूमदार को। उन्होंने प्राचीन भारत में स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें लिखी। उनके प्रधान संपादकत्व में 11 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियाज पीपुल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अनेक खंडों वाली पुस्तकमाला में भारत के प्रागैतिहासिक काल से 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक के भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता का निरूपण एवं विवेचन किया गया है। नीलकंठ शास्त्री जो 1892 से लेकर 1975 ने दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में भारी योगदान दिया। किसने? नीलकंठ शास्त्री ने। उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी। और इसी प्रकार आर.के. मुखर्जी जो 1886 से लेकर 1964 ने हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जैसी उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी। पी.वी. काणे जो 1880 से लेकर 1972 संस्कृत के एक महान विद्वान थे। उनकी महान कृति हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिसके 5 खंड और 6000 से अधिक पृष्ठ हैं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं की एक विश्वकोश है। इस महान विद्वान के योगदान से, ठीक है, इन महान विद्वानों के योगदानों से ईसाई धर्म प्रचारकों और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई धुंध को साफ करने में सफलता मिली। अब बात करते हैं इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहती है। इतिहास लेखन के मार्क्सवादी विचारधारा पिछली शताब्दी में इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा थी। ध्यान रखेंगे, ये सबसे प्रभावशाली, सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा कौन सी थी? मार्क्सवादी विचारधारा। पिछली शताब्दी को अगर देखें तो मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौम नियमों और चरणों में विश्वास करते थे। सार्वभौम नियमों और जो विभिन्न चरण हैं उन चरणों में जो है विश्वास करते थे। उनका मानना था कि सभी समाज इतिहास के कम से कम 5 चरणों से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले है आदिम साम्यवाद, दूसरा दासता, तीसरा सामंतवाद और चौथा पूंजीवाद और फिर 5वां साम्यवाद। ये चरण कार्ल मार्क्स और एफ एंजिल्स ने परिभाषित किए थे कि जो है 5 भागों में, जो 5 चरणों में गुजरने की जो अवस्था थी, ये चरण जो है कार्ल मार्क्स और एफ एंजिल्स के द्वारा जो है परिभाषित किए गए थे, जो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। मार्क्स को भारत के बारे में सतही जानकारी थी और वह जातीय पूर्वाग्रहों से जो है ग्रसित था। वह भारत को ब्रिटेन द्वारा दास बनाए जाने का समर्थक था और उसके भारत को एक बिना इतिहास वाला, ठीक है, एक बिना इतिहास वाला पिछड़ा और असभ्य देश कहकर उसकी अपेक्षा की। उसने 1853 ईस्वी में लिखा है, ठीक है, उसने 1853 में लिखा कि इस प्रकार भारतीय पराजित होने से नहीं बच सकता था और भारत का संपूर्ण पिछला इतिहास यदि कुछ है तो उन उत्तरोत्तर पराजयों का इतिहास है जो उसने झेली है। भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है। ये किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स की ये सब कथन है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा एक सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रमुख विचारधारा बन गई। मार्क्स की योजना का अनुसरण करते हुए भारत का इतिहास फिर से लिखा जाने लगा। परिणामतः आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद और पूंजीवाद को भारतीय इतिहास पर लागू किया जाने लगा। साम्राज्यवादी विचारधारा की भांति
इस विचारधारा को भी भारतीय सभ्यता में कोई अच्छी चीज़ दिखाई नहीं देती। मार्क्स की तरह उसका विचार है कि यानी मार्क्सवादियों का विचार है कि भारतीय साहित्य में जो कुछ भी अच्छा है वह विजेताओं का योगदान है और इसलिए इस विचारधारा के अनुसार कुषाण काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल है। सातवाहन अथवा गुप्त काल नहीं। गुप्तवंश के समय से 12वीं शताब्दी में गुप्तवंश के समय से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी में मुसलमानों की विजय तक के काल को सामंतवाद का युग अर्थात अंधयुग कहा गया, जिसमें हर चीज़ का पतन हो गया था। लेकिन तथ्य तो यह है कि राजनीति उथल पुथल के बावजूद इस तथाकथित अंधयुग में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य, अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ था। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार सभी सामाजिक और धार्मिक विचारों, रीति रिवाजों और संस्थाओं की आर्थिक व्याख्या करने पर जोर देते हैं। चूँकि उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता से चिढ़ है, ध्यान रखिएगा, धर्म और आध्यात्मिकता से इनको क्या है, मार्क्सवादियों को चिढ़ है, इसलिए साधु संतों और ऋषि महात्माओं के प्रति उनकी अनादर की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। डी कौशाम्बी को मार्क्सवादी इतिहास की विचारधारा का अग्रदूत माना जा सकता है। डी चानना, RS शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, विपिन चंद्र और सतीश चंद्र भारत के कुछ प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन अपनी चमक दमक जो भी है वो खो बैठा है सोवियत संघ के विघटन के बाद। अब बात करते हैं बहुविषयक दृष्टिकोण क्या कहता है। पिछले 10 वर्षों में पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, मानव विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे विभिन्न विषय क्षेत्रों से विशाल मात्रा में आधारभूत जानकारी प्राप्त होने से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक नई रुचि उत्पन्न हुई है। बहुत से विद्वानों ने पुराने सांचे की जंजीरों को जो है तोड़ दिया है और वे विभिन्न विषयों से प्राप्त जानकारियों के प्रकाश में प्राचीन भारतीय इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं। इसे बहुविषयक दृष्टिकोण कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, अब वो देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। मुख्य रूप से इन स्रोतों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य को और इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे वृत्तांतों को शामिल किया जा सकता है। ये सब किस में आएंगे, साहित्यिक स्रोत में। पुरातत्व के अंतर्गत जो पुरालेख हैं, सिक्के हैं, स्थापत्य अवशेष हैं, पुरातत्वीय अवशेषों एवं उत्खननों को शामिल किया जाता है। साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं सबसे पहले। अब इन्हीं सबों को एक एक क्रम वाइज देखेंगे। साहित्यिक स्रोत में ये सारी चीज़ें आ जाएंगे और फिर जो है आपका पुरातत्व के जो है ये सब चीज़ों को जो है पुरालेख, स्थापत्य अवशेष, पुरातत्वीय अवशेषों, इन सबों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की विश्वसनीयता से बहुत वाद विवाद रहा है। यह मत प्रकट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसा जिस साहित्य होने का दावा किया जाता है उनमें घटनाओं और राजाओं की कोई निश्चित तिथियां नहीं दी गई हैं। बहुत से उत्कीर्ण लेख, सिक्कों और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन के कुछ प्रयत्नों का जो है संकेत अवश्य मिलता है। पुराणों और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तथ्य सुरक्षित हैं। हमें राजाओं की वंशावलियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उनका विन्यास करना कठिन है। वैदिक साहित्य में मुख्यतः 4 वेद, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। इनकी भाषा को वैदिक भाषा कहा जाता है। वेदों में राजनीतिक इतिहास का कुछ खास उल्लेख नहीं है, लेकिन उनसे हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। इसमें सबसे पहले है शिक्षा का मतलब होता है स्वर विज्ञान, कल्प मतलब कर्मकांड, व्याकरण निरुक्त यानी कि व्युत्पत्ति विज्ञान, छंद और ज्योतिष में खगोल विज्ञान आ जाएगा। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं, यानी कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्याय यानी 8 अध्याय, तो 8 अध्याय वैसे ही पता चल जाता है। सूत्रों में लिखने की यह उत्कृष्ट कला चरम परिणति है, जिसमें प्रत्येक अध्याय बड़े सुनिश्चित रूप से परस्पर गुथा हुआ है। वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आरण्यक और उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में जो है
वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है। यानी कि वैदिक साहित्य में ही आपके क्या आ जाते हैं, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये सब भी वैदिक साहित्य में ही शामिल किया जाता है। तथा इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। यानी कि ये सब क्या आ जाएंगे, वैदिक साहित्य में तो आपके 4 वेद आ जाएंगे, उत्तर वैदिक साहित्य में क्या आएंगे, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांडों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। आरण्यक ग्रंथों और उपनिषदों में विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चाएं की गई हैं। पुराण, जिनकी संख्या कितनी है, 18 है, मुख्यतः ऐतिहासिक विवरण है। ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु हैं। ये हैं सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रतिसर्ग यानी सृष्टि का प्रत्यावर्तन और प्रतिविकास कैसे हुआ, मनवंतर यानी कि समय की पुनरावृत्ति, वंश यानी राजाओं और ऋषियों की वंशावली, और वंशानुचरित यानी कि कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ। बाद में तिथि और उनके महात्म्य के जो है, तीर्थों और उनके महात्म्य के जो है वर्णन को भी जो है इसमें शामिल किया गया। जो भी तीर्थ थे उनको भी, और जो भी उनके महात्म्य थे उनके भी वर्णन को जो है इसमें शामिल किया गया। जैन व बौद्ध साहित्य जो है प्राकृत और पाली भाषाएं में लिखी गए। प्राकृत संस्कृत भाषा का रूप है, ठीक है। प्राकृत क्या है, ये संस्कृत भाषा का एक रूप था। और प्रारंभिक जैन साहित्य अधिकांशतः जो है वो, यानी कि जैन साहित्य किस में लिखे गए हैं, प्राकृत में लिखे गए हैं। पाली को प्राकृत भाषा का, पाली जो है ये प्राकृत भाषा का एक रूप समझा जा सकता है, जिसका चलन मगध में था। अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध साहित्य इसी भाषा में, यानी बौद्ध किस में लिखे गए हैं, बौद्ध पाली भाषा में, जैन जो है ये प्राकृत में लिखे गए हैं मुख्यतः। बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह भाषा श्रीलंका पहुंची, यानी कि पाली भाषा जो है ये बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह भाषा कहाँ पहुंच गई, श्रीलंका, और वहाँ एक प्रमुख भाषा बनी हुई है। जातक कथाओं के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध कृतियों का भी जो है एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि उनका संबंध बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। ऐसी 550 से अधिक कथाएं हैं। धर्मसूत्र स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम निर्धारित हैं। इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के लिए संविधान व विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जा सकता है। इनका संकलन 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच किया गया। किसका, धर्मशास्त्रों का। इनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य के स्मृति सर्वाधिक प्राचीन और प्रसिद्ध है। कौन, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के स्मृति। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो राजतंत्र से संबंधित ग्रंथ है, मौर्य काल में लिखा गया है। यह पुस्तक 15 अधिकरणों, यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यह 15 अधिकरणों यानी 15 अध्यायों में विभाजित है। विभिन्न अध्याय जो हैं वो आपके राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न विषयों के बारे में है। विशाख दत्त का जो लिखा हुआ नाटक है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में भी जो है आपके समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। कालिदास का जो है नाटक मालविकाग्निमित्रम पुष्यमित्र के शासनकाल की कुछ घटनाओं पर आधारित है। बाणभट्ट का जो है हर्षचरित ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित गौड़वहो, ठीक है, गौड़वहो नामक पुस्तक लिखी। इसी कारण विलहन द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित्र में उत्तरवर्ती चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के विजय का वर्णन है। जिस प्रकार आप देखेंगे यशोवर्मन के कारनामों का, यानी कि उसके विजयों पर आधारित गौड़वहो नामक पुस्तक वाकपति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वैसे ही विलहन ने क्या लिखा है, विलहन ने जो है विक्रमांक देव चरित्र में उत्तरवर्ती चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के विजयों का जो है वर्णन किया है। विभिन्न राजाओं के जीवन के आधार पर लिखी गई कुछ अन्य रचनाएं, जैसे जयसिंह का कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र अथवा द्वाश्रय, ठीक है, द्वाश्रय महाकाव्य, न्यायचंद्र का जो है हम्मीर काव्य, पद्म गुप्त का नौ साहसांक चरित्र, विल्लास का भोज प्रबंध, चंद्रबरदाई का जो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज चरित्र या फिर पृथ्वीराज रासो। किंतु कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसकी प्रशंसा आधुनिक इतिहासकारों द्वारा की गई है। ऐतिहासिक अनुसंधान के उनके विवेचनात्मक तरीके और ऐतिहासिक तथ्यों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के कारण उसे आधुनिक इतिहासकारों से बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्य, एक चोर, चेल और पांड्य, ठीक है, की संस्कृति की जानकारी मिलती है। किससे, संगम साहित्य से। इस साहित्य की कविताओं की कुल मिलाकर जो है 30,000 पंक्तियां हैं। ये कविताएं 2 मुख्य पदी नेकिल, ठीक है, पदी नेकिल कण्णकु
और पत्तपातु में विभाजित है। ठीक है, ये 2 भागों में विभाजित है। इस साहित्य से लगभग 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक की घटनाओं का जो है विवरण किया गया है। अब बात करते हैं विदेशी विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के, वैसे ये जितने भी हम लोगों ने जितने भी पुस्तकों और लेखकों का नाम अभी पढ़ा है, ये सारे के सारे आगे एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। हम बस एक छवि देख रहे हैं कि आगे हमें किन किन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम विषय वस्तु देख रहे हैं, यानी कि हम जो भी आगे जो भी आएंगे, जो भी चैप्टर्स आएंगे, उन सब में इनके जो है आप इन लेखकों का नाम जो है आपको देखने को मिलेगा। तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। विदेशी विवरण की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त होती है। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनान के प्राचीनतम लेखों में टेसियस और हेरोडोटस का नाम प्रसिद्ध है। टेसियस यूनान का जो है राजवैद्य था तथा यूनानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया। किसके द्वारा? टेसियस द्वारा लिखा गया। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत, एक मेगास्थनीज, दूसरा डाइमेकस, तीसरा डायोनिसियस के नाम जो है उल्लेखनीय है, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इसमें मेगास्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखी। यानी इंडिका किस पे आधारित है? मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में। यद्यपि यह पुस्तक मूल रूप से जो है उपलब्ध नहीं है, तथापि इसके कुछ अंश उद्धरण के रूप में एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन आदि की कृतियों में प्राप्त होते हैं। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने जो मिस्र में आ बसा था, लगभग 80 ईस्वी में भारतीय तट के अपने व्यक्तिगत यात्रा के आधार पर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी, जिससे भारत के समुद्री तटों के बारे में बहुमूल्य सूचना प्राप्त होती है। एक अन्य लेखक टॉलमी ने 2वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का भूगोल लिखा। तो भारत का भूगोल किसके द्वारा लिखा गया है? टॉलमी के द्वारा। इसी तरह प्लिनी ने 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इससे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। चीनी यात्री समय समय पर भारत आते रहे थे। वे यहाँ बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने या बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन करने आए थे, इसलिए उनके विवरणों का झुकाव कुछ हद तक बौद्ध धर्म की तरफ है। इन चीनी यात्रियों में 4 के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं: फाहियांग, संयुगन, हेनसांग और इत्सिंग। फाहियांग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में जो है आया था। उसने अपने विवरण में मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की जो है प्रतियां एकत्रित की। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है हेनसांग अथवा युआनच्वांग का था, जो हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी में भारत आया और यहाँ लगभग 16 वर्षों तक रहा। उसका यात्रा वृतांत CUK नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है। इससे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म और राजनीति पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, भारत के जो है समाज, ठीक है, हर्ष के काल में जो भारत का समाज कैसा था, भारत में कैसी धार्मिक मान्यताएं थी और राजनीति कैसी थी, ठीक है, राजनीति की स्थिति कैसी थी, इससे प्रकाश डालता है कौन? तो ये आपका CUK। ठीक है, उसके मित्र जो है वीली ने हेनसांग की जीवनी लिखी, जो हर्षकालीन भारत की दशा के ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण है। इन बौद्ध यात्रियों की बौद्ध धर्म में अत्यधिक आस्था के कारण उनके विवरण कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण हो गए हैं। उदाहरण के लिए हेनसांग ने हर्षवर्धन का वर्णन बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में किया है, जबकि अपने पुरालेखीय अभिलेखों में हर्ष ने अपने आप को शिव का भक्त बताया है। इत्सिंग 671 ईस्वी में जो है भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत दशा का वर्णन किया है। अन्य चीनी लेखकों में मा तुआनलिन, ठीक है, मा तुआनलिन, चाओ जुकुआ के नाम उल्लेखनीय है। मा तुआनलिन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में कुछ सूचना मिलती है, जबकि
जबकि चाउजू कुआं, ठीक है, चाउजू कुआं चोल इतिहास के विषय में जो है सूचना देता है। कुछ अरबों ने भी भारत के बारे में अपने विवरण छोड़े हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है अबू रेहान, जिसे अलबर्नी के नाम से जाना जाता है। उसका जन्म जो है 973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी कि खीवा में हुआ था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद के ख्वारिज्म पर आक्रमण करने और जीतने के बाद अन्य लोगों के साथ अलबुर्नी को भी जो है बंदी बनाया गया। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनी ने उसे राज ज्योतिषी के जो है पद पर नियुक्त कर दिया। उसने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद भारत की खोज में यहाँ के निवासियों की दशा का वर्णन किया है, किंतु उसने अपने समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर से भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो, जिसने पूरी दुनिया की यात्रा की, 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। तो पांडे देश की यात्रा की जानकारी कौन देगा? मार्को पोलो। उसका वृत्तांत पांडे इतिहास के लिए उपयोगी है। उसने लिखा है, भारतीय शासक अपना बहुत सा पैसा घोड़ों की खरीद में बेकार कर देते हैं। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये मार्को पोलो ने लिखा है। आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। वैदिक स्रोत देख लिए, ठीक है, उत्तर वैदिक स्रोत भी हमने देख लिया, साहित्यिक स्रोत भी देख लिया, विदेशियों के विवरण देख लिए एक तरह से शॉर्ट में जो भी है। अब हम पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। पुरातात्विक वह विज्ञान है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भारत के अतीत के पुनर्निर्माण के लिए इन स्रोतों का उपयोग केवल 2 शताब्दी पहले ही हुआ। इसी से हमें सिंधु सभ्यता जैसी नई संस्कृति का ज्ञान हुआ। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेखीय साक्ष्य, ठीक है, मुद्रा साक्ष्य और स्मारक साक्ष्य। अभिलेख की बात करते हैं तो इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी कि अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख 4 लिपियों ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी में है। ब्राही लिपि के अक्षरों को प्रत्येक शताब्दी में संशोधित किया जाता रहा है और इस प्रक्रिया में भारत के सभी लिपियों का विकास हुआ, जिसे दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियाँ और उत्तर की नागरी, गुजराती और बांग्ला आदि लिपियाँ शामिल हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। शिलालेखों में संस्कृत का भी प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है, शिलालेखों में संस्कृत का भी प्रयोग किया जाने लगा। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो 2वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में लिखा गया था, प्रांचल, ठीक है, प्रांचल संस्कृत का जो है प्राचीनतम उदाहरण है। आगे चलकर समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख और भोज के ग्वालियर शिलालेख भी प्रसिद्ध हुए। इन शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को जोकर मुक्ति भूमि प्रदान की जाती थी, उन्हें अग्रहार, ठीक है, अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इन सब लेखों से हमें क्या प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों को जो कर मुक्त यानी टैक्स फ्री जो भूमि प्रदान की जाती थी, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, उन टैक्सलेस भूमि को क्या बोला जाता था? उसको अग्रहार कहा जाता था। सिक्के की बात करें तो सिक्कों के अध्ययन को जो है न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को, जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के थे, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक चिन्ह पंच किए जाते थे, ठीक है। पंचमार्क क्योंकि पंच किए जाते थे, पंचमार्क, इसलिए आहत सिक्के, ठीक है, आहत जो है इनके लिए शब्द आता है। ऐसे सिक्के समूचे देश में जो है तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक तथा दूर दक्षिण में भी मिले हैं। उन पर कोई शब्द अथवा लेख अंकित नहीं है। साहित्य में इन सिक्कों को जो है कारसापण कहा गया है, ठीक है, साहित्य में इन सिक्कों को क्या कहा गया है? कारसापण कहा गया है। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय
इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें 40 से अधिक भारतीय यूनानी शासकों का जो है पता चला है, जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। कुषाण शासकों ने रोम शासकों की नकल पर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए। ये 124 ग्रेन के थे। कुषाणों ने ही सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी जारी किए। कुषाण शासक जो है विम कटफिसस के सिक्कों पर बैल के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति अंकित है। इन सिक्कों पर अंकित लेख में राजा ने अपना उल्लेख महेश्वर अर्थात शिव के भक्त के रूप में किया है। कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव आदि सभी के सिक्कों पर यही लेख अंकित है। कुषाणों के सिक्कों पर बहुत से फारसी और यूनानी देवी देवताओं के अलावा अनेक भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां दर्शाई गई हैं। गुप्त वंश के राजाओं ने कुषाणों की परंपरा का ही अनुसरण किया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की मुद्राओं से उसके अश्वमेघ यज्ञ की सूचना मिलती है। सातवाहन नरेश यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्रा पर जलयान का चित्र अंकित है, जिससे उसकी समुद्र विजय तथा व्यापारिक उपलब्धियों का पता चलता है। कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म में आस्था का पता लगता है। ठीक है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसके काठियावाड़ के शकों पर विजय की सूचना मिलती है। पुरातत्वीय स्मारक की बात करते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। इससे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का जो है बोध होता है कि उस समय की जो है ये सारी, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक स्थितियां कैसी हैं मंदिरों, मूर्तियों, इमारतों को देख के। हड़प्पा सभ्यता की खोज से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पुरातन 2000 वर्ष पीछे चली गई है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अंधकार युग। हाल ही के उत्खनन से पता चलता है कि काशी में लगभग 1500 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग होने लगा था। पुरातत्वीय उत्खननों से बौद्धकाल के तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, वैशाली, बोधगया आदि नगर जो है प्रकाश में आने लगे। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध तक्षशिला के अलावा बाकी सभी स्थानों पर गए थे। कहाँ छोड़ के? तक्षशिला के छोड़ के बाकी सभी स्थानों पर गए थे। प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कौशाम्बी में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई। यहाँ से उदयन का राजप्रसाद एवं घोषिताराम नामक विहार मिला है। इस प्रकार दक्षिण भारत में पौंडीचेरी के समीप अरिकमेडु नामक स्थान की खुदाई से रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। प्राग इतिहास के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में मानवीय गतिविधियां बहुत पहले अर्थात 20 लाख वर्ष पहले शुरू हो गई थीं। कश्मीर और नर्मदा घाटी में ऐसे औजार और अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पुरातत्वीय खोजों से पता चला है कि भारत में शैल चित्रकला की परंपरा 12,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर का। पहला क्वेश्चन है, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अभी हमने देखा कि हिंदू पॉलिटी के माध्यम से ही इन्होंने साम्राज्यवादी जो भी साम्राज्यवादियों का कहना था, यानी कि अंग्रेजों का कहना था कि भारतीय जो है शासन से परिचित नहीं थे, ना ही ऐसा कोई जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है इनके जो है इतिहास में, तो उसका इन्होंने खंडन किया था। ठीक है। के.पी. जायसवाल ने भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का काम किसका था? तो मैकाले का जो गुरु का बाप था, यानी कि क्या कहेंगे, जेम्स मिल। ठीक है। 1904 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो V.A. स्मिथ ने लिखी थी ये पुस्तक। अभी हमने पढ़ा था इसको। किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे? तो हमने ये देखा था, मेगस्थनीज ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक, तो आप देखेंगे कलहण की राजतरंगिणी हो जाएगा, कलहण का राजतरंगिणी। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम,
किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली द प्रिंस से की जाती है? तो ये एक ही है और वो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया था। ठीक है, सुनियोजित इतिहास जो है वो तैयार किया था, इसमें देखेंगे तो वी.ए. स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया था। और प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन है और इसका लेखक है आपके राय चौधरी। ठीक है, H.C. राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ध्यान रखेंगे जो है दोनों इन्होंने किया था। और ये जो है नीलकंठ शास्त्री, ठीक है, नीलकंठ शास्त्री के द्वारा जो है ये लिखा गया था। आगे देखते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडियाज के लेखक कौन है? तो ये R.K. मुखर्जी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक R.K. मुखर्जी। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक महान कृति जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्वकोश है और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक हो जाएंगे P.V. काणे, ध्यान रखेंगे P.V. काणे। मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं, तो मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत D.D. कोसांबी माने जाते हैं। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हेरोडोटस का हिस्टोरिका, बहुत ईजी है, जो है इसका क्या हो जाएगा? हिस्टोरिका। उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एपिग्राफी, यानी अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है अब का अभिलेख। ठीक है, शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है, इसे जब शिलालेख एक बार पत्थर पे लिख देंगे तो परिवर्तित होगा? नहीं परिवर्तित होगा, तो बाद में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले किसने दिया है? तो अभी मैंने बोला भी था कि इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, हकमनी ईरानियों द्वारा जो है ये दिया गया है। ठीक है, आगे चीनियों ने भारत के लिए शब्द प्रयोग किया था, तो देखिए इसमें जो है येंतु, ठीक है, इंतु लिख लिया है, एक्चुअल में इंतु होना चाहिए, इंतु। ठीक है, तो इंतु तियंचु आया था लेकिन एक्चुअली मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था, नाम मार्केट में लॉन्च हुआ था इंतु या फिर येंतु, य कर लिए या फिर ई कर लीजिए, तो य और ई दोनों ये लोग बोलते हैं। ठीक है, चीनियों में, तो इसलिए येंतु हो जाएगा। इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया था, तो इंडोस का प्रयोग जो है यूनानियों के द्वारा किया गया था। और हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो फारसियों ने जो है हिंदू नाम प्रयोग किया है, तो हिंदू कौन सा? एक फारसी शब्द है, ध्यान रखेंगे। इंडस शब्द उद्भूत है। ठीक है, इंडस कौन सा शब्द है? तो इंडस, आज भी हम इंदू को इंडस लिखते हैं, INDUS। ठीक है, और ये जो है लैटिन है। इंडोस शब्द जो है इंडोस की बात करेंगे तो ये यूनानियों का है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन सा है? तो भारत के प्राचीनतम राजा जो हो जाएंगे ये मनु वैवस्वत हो जाएंगे, वैवस्वत। ठीक है, वैवस्वत हो जाएंगे, प्राचीनतम राजा का नाम क्या हो जाएगा? मनु वैवस्वत। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, ये कथन किसका है? तो ये ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास एक क्या है? इतिहास जो है हिस्ट्री इज साइंस, न कम न ज़्यादा। ठीक है, तो इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, ये है ब्यूरी का कथन है। तो देखिए हमारा पहला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आंसर भी आप देख सकते हैं, बाकी मैच करना हो तो। ठीक है, और बाकी ये जो है PDF मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में, और साथ ही साथ अब हर बार जो है एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।